नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज बात करेंगे डिजिटल अरेस्ट की। जी हां, साइबर अपराधियों का ये नया पैंतरा जिसने इन दिनों इतने लोगों को अपना शिकार बना दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद उसका जिक्र करना पड़ा और वो लोगों को सतर्क रहने के लिए कह रहे हैं। डिजिटल अरेस्ट यानी आपको एक फोन कॉल, एक वीडियो कॉल आती है जिसमें सामने वाला आपको बताता है कि वो कोई कस्टम का अधिकारी है, पुलिस का अधिकारी है, किसी जांच एजेंसी का अधिकारी है। एक कमरा आपको दिखाई देता है, एक ऑफिस आपको दिखाई देता है जहां पर पूरा माहौल सेट होता है और वो फिर आपको एक के बाद एक फंसाता जाता है। आपको बताता है कि या तो आपके किसी रिश्तेदार ने, बेटे ने, बेटी ने, इसने उसने कुछ ऐसा कर दिया है जिसकी वजह से अब आप जांच एजेंसी के निशाने पर हैं, आपने खुद ने कुछ कर दिया, आपका कोई पार्सल, आपकी कोई ऐसी चीज, आप दबाव में आते हैं और वो आपको कैमरे के आगे से हिलने नहीं देता। इसी को डिजिटल अरेस्ट कहते हैं और इसका अंत होता है कि वो आपसे एक मोटी रकम वसूल लेते हैं। ये सब कुछ घटता चला जाता है, आपको तब समझ में आता है जब ये घट जाता है। तो क्या एक बड़ा साइकोलॉजिकल खेल है, क्या है, और प्रधानमंत्री तक अब इसके बारे में आगाह कर रहे हैं, इसका मतलब मामला सीरियस है। तो आइए आज इसी पर बात करेंगे क्योंकि क्या पता कल कौन इसका शिकार बन जाए। तो आइए सबसे पहले आपको बताता हूं कि प्रधानमंत्री ने क्या कहा है और फिर इस डिजिटल अरेस्ट को रिविजिट करेंगे क्योंकि पहले भी हमने इस पे बात की है लेकिन ये मामले और बढ़ते चले गए हैं। तो प्रधानमंत्री ने इस बार मन की बात में इसका जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि सतर्कता और जागरूकता की जरूरत है। वो कह रहे हैं अलर्ट रहिए, सतर्क रहिए, जानिए ऐसी चीजों के बारे में कि टेक्नोलॉजी के जरिए आपको कैसे चूना लगाया जा सकता है। डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड है, फरेब है, ये उन्होंने साफ कहा कि डिजिटल अरेस्ट एक धोखा है। आगे प्रधानमंत्री कहते हैं कि 3 मंत्र वो कह रहे हैं कि अब आप इससे कैसे बचेंगे। मतलब उन्होंने समस्या तो बताई लेकिन समाधान देने की भी कोशिश की। उन्होंने कहा रुको, सोचो और एक्शन लो। अब इसको भी वो डिस्क्राइब करते हैं कि रुकने का मतलब क्या है, सोचने का मतलब क्या है और एक्शन लेने का मतलब क्या है। रुको मतलब कॉल आए तो घबराए नहीं, शांत रहे। कोई भी कुछ बोले कि मैं यहां से बोल रहा हूं, मैं ये हूं, वो हूं, ऐसा अधिकारी हूं, जांच एजेंसी से हूं, शांत रहिए, घबराइए मत। इसके बाद वो कहते हैं जल्दबाजी में कोई कदम ना उठाएं। मतलब आप तुरंत कि उन्होंने जैसा आपसे कहा आप उसे मान ले, वो जो कहने लग जाएं वो करने लगे, ये मत करिए। इसके बाद वो कहते हैं स्क्रीनशॉट लें और रिकॉर्डिंग जरूर करें क्योंकि आप घबरा जाते हो ना, तो आपको तो कहां समझता है कि स्क्रीनशॉट ले लूं, रिकॉर्डिंग करूं। आप तो सामने वाले की बातों में जैसे सम्मोहित हो जाते हैं क्योंकि ये तो उनका पैंतरा है आपको फंसाने का। वो ऐसी ऐसी बातें करते जाते हैं कि आप वो हर काम करते हैं जो वो चाहते हैं। सोचो, यानी सरकारी एजेंसी फोन पर धमकी नहीं देती। प्रधानमंत्री बता रहे हैं आपको सोचना चाहिए जब भी ऐसा कॉल आए कि कोई सरकारी एजेंसी इस तरीके से फोन पर ना तो आपको अरेस्ट करेगी, ना धमकी देगी, ना डराएगी। और वो साथ में ये भी कह रहे हैं कि कॉल पर पूछताछ, पैसे की मांग भी नहीं की जाती। चलिए ऐसी कोई कॉल आ गई तो आपसे वो ना तो ऐसा कहेंगे कि अभी के अभी पूछताछ या पैसे लाइए, नहीं, ये सरकारी एजेंसियां नहीं करती हैं। डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज होती ही नहीं है, ये कानून में एग्जिस्ट ही नहीं करती कि डिजिटली आपको फोन करके अरेस्ट किया जाए या आपसे पूछताछ की जाए या आपसे किसी प्रकार का जुर्माना, हर्जाना, पैसा मांगा जाए। ये एग्जिस्ट नहीं करता कानून के अंदर, ठीक है। एंड एट लास्ट वो कहते हैं एक्शन लो। क्या एक्शन लो? फ्रॉड कॉल आने पर 1930 पर जरूर बताओ कि ऐसा हुआ है। सिर्फ उससे डर के या तुम्हारे साथ कोई घटना घट गई तो क्या करें अब ऐसा सोच के मत। बहुत सारे लोग शायद बच भी जाते हैं उनसे, उनके लिए भी वो कह रहे हैं रिपोर्ट कीजिए, ऐसी चीज़ों को दबा के मत बैठिए और सेफ डिजिटल इंडिया के जरिए जागरूकता बढ़ाएं। इस हैशटैग का इस्तेमाल करें, उस बात को बताएं, सोशल मीडिया पे डालें, तभी ऐसी गतिविधियों पर, इस तरह के ऑनलाइन डिजिटल फ्रॉड्स पर रोक लग सकती है। तो चलिए, जब प्रधानमंत्री भी आगाह कर रहे हैं तो हम भी इस पर बात करें क्योंकि ये मामले, जैसा मैंने कहा, दिन पर दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। हमारे साथ आज कार्यक्रम में चर्चा के लिए शामिल हो रहे हैं कुछ खास मेहमान। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट गौरव सूद, सुप्रीम कोर्ट के वकील सत्या मूले और साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर राजशेखर राजौरिया। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राजशेखर, आपसे ही शुरुआत करता हूं। इनफैक्ट शायद पिछले शो में भी जब हमने बात की थी आप थे, तब से अब तक ये मामले और बढ़े और अब तो प्रधानमंत्री को इस पर बात करनी पड़ रही है। क्या माने इसको कि कोई हमारा कंट्रोल नहीं है ऐसी चीजों पर, कोई भी कुछ भी कर रहा है और लोग इसका शिकार बने जा रहे हैं। हम शिकायत तो कर सकते हैं, हम उस पर थोड़ी हाय तौबा मचा सकते हैं, लेकिन कंट्रोल कुछ नहीं है।
जी बिल्कुल, एकदम सही बोल रहे हैं आप। हमारा जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, हमारा कंट्रोल इस पे ऐसे निकलता जा रहा है, क्योंकि पहले हम देखें कि सबसे पहले ये चीजें चालू हुई थी जामतारा से। जामतारा के बाद में बढ़ता बढ़ता राजस्थान हरियाणा के मेवात तक चला गया। अब सारा गढ़ वहीं पे है, वहां से सबसे ज्यादा ऑपरेट होता है। धीरे धीरे अब इन लोगों ने हमारा कंट्री छोड़ के दूसरे कंट्री से ये क्राइम स्टार्ट चालू कर दिया है। आपने पिछले कुछ महीनों में देखा होगा, तो अगर हम फेसबुक इंस्टाग्राम पे ऐड वगैरह देखते हैं, पोस्ट के अंदर बीच में जो ऐड आते हैं, ऐड के अंदर भी फोटो किसी की होती है लेकिन उसमें आवाज किसी और की होती है। एआई के जरिए ये लोग फोटो वीडियो बना लेते हैं। इसी तरीके से ये सारा काम अब बाहर से ऑपरेट करने लगे हैं काफी लोग, हमारे हिंदी लैंग्वेज को यूज करके या फिर हमारे यहाँ के लोगों को हायर करके दूसरे कंट्रीज से इतने शातिर तरीके से ये लोग इन कामों को अंजाम देते हैं कि हमारी पुलिस को उनकी आईपी ट्रेस करने में मुश्किल होती है। हमारे कंट्री में अब आज के दिन सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आ रही है वर्चुअल नंबर जनरेट करने की। वर्चुअल नंबर से ये लोग कॉल करते रहते हैं। जैसे ही हम इन नंबर पे दोबारा कॉल करते हैं पता करने के लिए कि कौन बोल रहा है, तो ये नंबर कभी मिलते नहीं है, क्योंकि ये वर्चुअल नंबर होते हैं। उसी तरीके से मैसेजेस के ऊपर गवर्नमेंट ने और ट्राई ने काफी बंदिशें लगाई हैं ताकि फेक मैसेजेस को रोका जा सके। लेकिन इन लोगों ने जो मैसेज के लिए गवर्नमेंट ने एक निर्धारित टेम्पलेट बना रखी है कि आपको मैसेज भेजना है, तो उसी टेम्पलेट के टेक्स्ट के जरिए ही भेजा जा सकता है। लेकिन ये लोग उसको भी टेम्पर करने लग गए, क्योंकि बीच के अंदर टेम्पलेट के अंदर कुछ टेक्स्ट को चेंज किया जा सकता है। तो ये लोग उस पर्टिकुलर टेक्स्ट के अंदर पूरी लाइन लिख देते हैं और वो मैसेज यूजर तक डिलीवर हो जाता है। और फिर यूज भी ऐसे करते हैं, जैसे किसी कुरियर का मैसेज जा रहा है, तो कुरियर जैसे से एक टेम्पलेट बनाते हैं, उसके अंदर अपना कोई भी कंटेंट डाल के भेज देते हैं। तो सामने वाला सोचता है कि हाँ, मुझे एक्चुअल में इस नामी कंपनी से कुरियर आने वाला है, या फिर किसी ने भेजा होगा, किसी ने दिवाली का राइट। गिफ्ट भेजा होगा। तो लोग उस झांसे में फंस जाते हैं। और जब पकड़ने की बारी आती है, तो या तो किसी ऐसे कंट्री में मिलते हैं जहां पे हमारा कंट्रोल नहीं है, या फिर प्रॉक्सी इस तरीके से यूज करते हैं मल्टी लेवल की, ताकि पकड़ने में उसको काफी महीनों सालों लग जाएं। और जब तक डिटेल आती है, तब तक हम्म। अपराधी भाग चुके होते हैं, उतना पैसा लेके जा चुके होते हैं। क्योंकि छोटा मोटा तो क्राइम है नहीं, यहाँ पे करोड़ों का, अब करोड़ भी कम बोल रहा हूँ, 10-10, 50-50, 100-100 करोड़ रुपए महीने का ये लोग कमा रहे हैं। नहीं, सही बात है गौरव। तो देखिए, बाकी सारे क्राइम भी हमको समझ में आ रहे हैं कि ये आप चाहे पार्सल फ्रॉड कर रहे हैं, चाहे बिल्स के फ्रॉड कर रहे हैं, ये ऑनलाइन वाला तो बहुत समय से। लेकिन ये डिजिटल अरेस्ट ने तो हद कर दी है कि ऐसा क्या कर रहे हैं? क्या एक साइकोलॉजिकल गेम है जिसको लोग समझ नहीं पाते? क्या 10 लोगों के पास कॉल जाती है तो 10 के 10 शिकार बनते हैं, कि एक ही बनता है जिसकी कहानी हमको पता चलती है? क्या कर रहे हैं ऐसा कि लोग इनकी बातों पर इस तरीके से भरोसा कर बैठते हैं कि भाई कोई उधर अधिकारी ही बैठा है? क्या इन्होंने कुछ गलत किया होता है पहले? वो कैसे किसी की प्रोफाइल पहचानते हैं? मैंने तो यहां तक सुना है कि भाई वो रिश्तेदारों के भी कॉल ब्लॉक कर देते हैं। मतलब इतनी जानकारी इनके पास आ कहां से रही है? तो प्रॉब्लम तो यहीं से शुरू होती है कि इनके पास कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, कहीं ना कहीं डेटा ब्रोकर्स जिसे बोलते हैं, वहां से इनको पूरा का पूरा डेटा मिल जाता है आपका, कि आपके कॉन्टैक्ट्स कौन से हैं, आपके फ़ोन नंबर से इतनी सारी चीज़ें लिंक्ड होती है, तो आपने कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट किया है, कहाँ कहाँ ये किया है, आपके पास कितना पैसा है, आपके पास क्या क्या आप कर रहे हो, तो थोड़ा बहुत आइडिया रहता है उनका। एंड फिर बात ले दे के एक ही चीज़ पे आती है कि ये डर का माहौल करने का ट्राई करते हैं। तो आ, डर आपको किस चीज़ें से लगता है? आपके पैसों से लगता है कि आपने कहाँ कहाँ कर रखा है आपने, देन आपने अपने कहाँ आपके बच्चों, अपने परिवार वालों के साथ रहता है। तो वो उस एक पेन पॉइंट को कवर करने का ट्राई करते हैं वो। फिर उनको पेन पॉइंट मिल जाता है, उनको पता चल जाता है हम लोग क्या ऐसा बोलेंगे जिससे लोग डर जाएंगे। तो उसके बाद उनको बस कॉन्वर्सेशन कंटिन्यू करना रहता है। तो एक बार आपको वो डर बन जाता है कि एक ऐसा हो भी सकता है कि आपने कुछ गलत नहीं भी किया हो, बट एक अम, आपको बैक ऑफ द माइंड पे जरूर ये कई बार लगता है कि ओके, हम ये कुछ लेजिट है, कुछ ये जो सामने वाला बंदा जो बात कर रहा है वो सही बंदा है। तो आप ले दे के आप बह जाते हो उसमें, उस डर में, एंड ऐसी चीज कर लेते हो जो आप जनरली नहीं करोगे। तो थोड़ा जहाँ कॉमन सेंस आपका थोड़ा सा
बीट हो जाता है एक तरीके से। नहीं, बड़ा बड़ा अजीब बात है। क्या इस एक्टर्स इन्वॉल्व हैं? क्योंकि सामने जो बैठे हैं उनको डेफिनेटली एक्टिंग करनी है। क्या वो इतने बड़े साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट है? कौन उनकी स्क्रिप्ट लिख रहा है, कैसे कर रहा है, कहाँ से अंजाम दे रहा है, ये सेट्स कहाँ बने हुए हैं, वो जो दिखाते हैं कि पीछे फलानी एजेंसी का ऑफिस है, क्या विदेश, बड़ा बड़ा गिमिक्री। खैर, मैं उस पर आता हूँ। सत्यम मूले साहब, तो जैसा राजशेखर बता रहे थे कि पहले तो मामला जामताड़ा तक था, फिर ऐसे कुछ और, अब अगर ये देश की सीमाएं लांघ गया है, वैसे ही हम कुछ नहीं कर पा रहे थे, तो क्या अब तो कानूनी रूप से आप और भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं? मतलब जो गया वो गया, और आप उनका बाल भी बांका नहीं कर सकते। इसमें ऐसा है कि टू समराइज, इम्पर्सनेशन जो एलिमेंट है और उसके साथ साथ नंबर स्पूफिंग या आइडेंटिटी स्पूफिंग जो है, ये बहुत ही एक लीथल वेपन की तरह यूज किया जा रहा है फॉर द पर्पस ऑफ डिजिटल अरेस्ट। उसमें होता ऐसा है कि ये लोग बहुत अच्छे तरीके से खुद को पुलिस, सीबीआई, ईडी या और कोई गवर्नमेंट जांच एजेंसी के कोई भी एजेंट है ऐसे करके सामने वाले को दिखाते हैं। फिर उसका एंड ऑब्जेक्टिव जो होता है कि हम कॉमन मैन की बात कर रहे हैं, कि उसका एंड ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आपको एक मन में डर पैदा कर लेते हैं कि आपसे एक अमाउंट एक्सटॉर्ट कर लेते हैं। उनका कहना बेसिकली ये रहता है कि आपने कुछ गलत किया है, आपने शायद टैक्स इवेजन किया है, आपने मनी लॉन्ड्रिंग की है, और बिकॉज ऑफ दैट आप कायदे के शिकंजे में आने वाले हैं, और इसी वजह से वो आपकी अभी डिजिटल अरेस्ट कर रहे हैं। आपको कहते हैं कि आप कहीं ना जाए, और आपको अगर जाना है तो आपको जुर्माने के वजह से या जो भी फाइन पेनल्टी की वजह से आपको पैसे ट्रांसफर करने हैं, और वो इसी बहाने आपको कोई ओटीपी भिजवाते हैं या तो कोई कोई ऐप डाउनलोड करवाते हैं जिससे आपकी स्क्रीन मिररिंग होती है। उसके थ्रू वो आपके बैंक अकाउंट में एंटर करके आपकी पूरी जो पूंजी है वो ट्रांसफर करा लेते हैं, और वो ट्रांसफर करके एक बैंक अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होती, फिर वहां से वो और बहुत सारे बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफर होके बहुत बार वो देश के बाहर भी चले जाती है। अभी इसमें ऐसा है कि ये लोग टारगेट करने के लिए दे हैव अ स्पेसिफिक वल्नरेबल सेट ऑफ ग्रुप ऑफ द पॉपुलेशन। ज्यादातर ये लोग सीनियर सिटीजन्स, लेडीज या ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं, और ऐसे टाइम पे टारगेट करते हैं कि उनके आसपास कोई नहीं होता, या फिर उनके जो नजदीकी लोग होते हैं वो काम पे गए होते हैं या अब्रॉड है, तो दे आर वल्नरेबल ग्रुप्स, एंड एट द सेम टाइम और उनके पास पैसे भी होते हैं, दे हैव अ गुड सेविंग अमाउंट। तो ऐसे सिचुएशन में सबसे ज्यादा अगर हमको प्रधानमंत्री जी का अगर मैसेज आगे लेके जाना है, तो हमें जनता को ये मैसेज देना है कि यू हैव टू अवॉइड अनसॉलिसिटेड कॉल्स। अगर स्पूफिंग किया हुआ अगर नंबर है, जैसे फॉर एग्जांपल बांग्लादेश से फोन आ रहा है, पाकिस्तान से फोन आ रहा है, नेपाल से फोन आ रहा है, ऐसे फोन उठाए ना। अगर फोन उठाते हैं और अगर आपके मन में डर पैदा करने वाला अगर कोई मैसेज आपको कहा जा रहा है, वीडियो कॉल हो या फोन कॉल हो, तो आपको फोन कॉल को तुरंत डिस्कनेक्ट कर लेना है। वो फोन कॉल पे अगर आपको कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करने का अगर इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, तो आपको फोन कॉल डिस्कनेक्ट करना है, ना कि आपको डाउनलोड करना है। और आगे जाके आपको ये रिपोर्ट करना है टू नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्ट का जो पोर्टल है उस पे या नजदीकी पुलिस स्टेशन पे। सबसे अहम चीज ये है कि इसमें आपको ये जानना है कि डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई संकल्पना कानून में इसका कोई प्रावधान है ही नहीं। भारत में डिजिटल अरेस्ट का कानून में कोई प्रावधान नहीं है, तो कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी डिजिटल अरेस्ट या फिर कोई फाइन या ऐसा कोई ऑनलाइन ट्रांसफर करने की जबरदस्ती कर नहीं सकती, ना कोई थ्रेट आपको इशू कर सकती है। सेक्शन 66D ऑफ आईटी एक्ट के तहत ये एक साइबर क्राइम है, और भारतीय न्याय संहिता 111 सेक्शन 111 के अंडर ये एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। तो इसको अवॉइड करने के लिए आपको ये बहुत ध्यान देना है कि आगे जाके ना कि कोई ऐसे कॉल आंसर करे, ना कि कोई ऐसे कॉल को एंटरटेन करे। ठीक है, तो ये बात क्लियर है। यही प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं कि आप वो 3 पॉइंट बता रहे हैं कि सोचिए, घबराए नहीं, एक्शन ले। लेकिन कुछ लोगों को तो हम ये भी कहते सुन रहे हैं कि उनको ये सारी बातें मालूम थी कि इस तरह के फ्रॉड्स होते हैं, लेकिन बावजूद जब ये घटना घटती है तो घट गई घटना, तो ऐसा क्या होता है उस वक्त कि आपसे कंट्रोल नहीं हो पाता या आप इतने घबरा जाते। एक छोटा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद उसी जिंक्स को तोड़ने की कोशिश करेंगे कि
अगर आप जान भी रहे हैं फिर भी उस घटना का शिकार हो रहे हैं तो इसके आगे क्या? तो क्या पॉइंट ऑफ एक्शन होने चाहिए जैसे पीएम साहब बता रहे हैं, बिल्कुल उस तरीके से थोड़ा और जानेंगे इसको और समझेंगे तो शायद क्लैरिटी होगी कि हाँ भाई ये वही गड़बड़ी वाला कॉल हो सकता है। एक छोटा ब्रेक के बाद अपने एक्सपर्ट से वही फाइन प्रिंट्स लेंगे कि आप ऐसी घटना अगर आपके साथ हो जाए, कॉल या वीडियो कॉल आपको आ जाए तो आपको करना क्या है। पीएम साहब की बातें तो याद रखिए, थोड़ी और बातें हम इसमें आपको बताएंगे जिससे शायद इस तरह के कुछ हद तक तो रुकने में कामयाब हो जाए। छोटा ब्रेक के बाद बातचीत जारी रहेगी। वेलकम बैक। आज हम बात कर रहे हैं डिजिटल अरेस्ट की कंज्यूमर अड्डा में कि क्यों अब प्रधानमंत्री मोदी तक को ये बात बोलनी पड़ी है कि आपको कोई कॉल आ जाए, कोई वीडियो कॉल आए, उस पर डिजिटल अरेस्ट की कोशिश हो, यानी सामने से कोई आपको कोई सरकारी एजेंसी का आदमी बना के डराए, धमकाए, कहे, बोले, आपको उसके चक्कर में नहीं आना है क्योंकि बहुत सारे लोग लाखों करोड़ों रुपए उसमें लुटा चुके हैं। नाउ क्विकली राजशेखर साहब, तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं रुको, सोचो और एक्शन लो। मैं कह रहा था कि कई बार कुछ लोगों ने ऐसा भी, हमने उनकी कहानियां देखी है कि उनको पता भी था कि ऐसी चीज होती है, लेकिन जब वो घट रहा होता है तो पता नहीं क्या वो साइकोलॉजिकल इंपैक्ट होता है कि लोग उससे बच नहीं पाते हैं। क्या इसमें और जोड़ने की जरूरत है? बिल्कुल, सबसे पहली शुरुआत होती है, ये सबके लिए है, शुरुआत होती है फेसबुक से। जो लोग फंसते हैं, क्योंकि फेसबुक से साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम चालू होती है, क्योंकि सबसे पहले सारे लोग अपने फेसबुक की प्रोफाइल को लॉक कर लें, या फिर ऐसे लोग लॉक कर लें जिन लोगों ने अपने फेसबुक की प्रोफाइल के अंदर, फ्रेंड लिस्ट के अंदर फैमिली मेंबर्स की लिस्ट डाल रखी है। क्योंकि आप 10 में से 8 लोगों को देखोगे फेसबुक जिनका लॉक नहीं है, पब्लिक है, उनकी फैमिली मेंबर में सन, ब्रदर, सिस्टर, मतलब सारे के सारे रिश्तेदारों की डिटेल आ जाती है। तो सामने वाला फोन करके आपको सबसे पहले अपने सारे रिश्तेदारों की डिटेल आपको देनी चालू करेगा। उसके बाद में आपकी प्रोफाइल पे देखना स्टार्ट कर दें कि आपके पास क्या गाड़ी है, क्या बंगला है, कौन सा घर है, क्या करते हैं, क्या रेगुलर रूटीन करते हैं, लोग आपको कैसे मैसेज करते हैं, कैसे कमेंट करते हैं। उससे आपको साइकोलॉजिकल पता चल जाता है कि कैसी साइकोलॉजी है सामने वाले पर्सन की, कैसे उसको डराया जा सकता है। और हाँ, जो पहले जो क्राइम होते थे वॉलेट के जरिए पैसे निकालना, वो एक अलग तरीका था। अब यहाँ पे आप देखिए, अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को बोलना पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं जो ये गैंग है ये बॉर्डर पार से भी हो सकती है और बहुत इंटेलिजेंट लोगों का काम है, क्योंकि पूरा सेटअप करते हैं, कोर्ट रूम बनाते हैं, तो काफी इंटेलिजेंट लोग हैं। तो इस कंडीशन के अंदर जिसको ये लगता है कि उसके साथ सब कुछ पता होने के बाद भी फ्रॉड हो सकता है, वो ज्यादा सचेत हो जाए, इंस्टाग्राम, फेसबुक दोनों को लॉक कर ले ताकि आपके फैमिली मेंबर्स की डिटेल सामने वाले के पास ना जाए। दूसरी बात ये कि इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर या फिर कोई आपको ऐसा कॉल करे, आपके फैमिली मेंबर की डिटेल बताना चालू करे, तो डरे नहीं। सामने वाला आपको बोले कि आपका बेटा है तो उसको बोले कि नहीं, मेरा बेटा है ही नहीं, मेरे तो 2 बेटी हैं। आप पहले गलत तरीके से सामने वाले की भी साइकोलॉजी पता करने की ट्राई करें और थोड़ा स्मार्ट बने ताकि इन तरीकों से आप बच सके। दूसरी चीज, आप फोन कट करके 1930 पे थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप ये ना समझे कि कॉल नहीं लगता है, इजीली लग जाता है, क्योंकि काफी सारे कॉल जाते हैं। उनको जाके बताएं, सूचित करें और उनसे भी पता करें कि क्या करना चाहिए। बहुत अच्छा गवर्नमेंट की तरफ से नंबर जारी किया गया है। तीसरी चीज, सोशल मीडिया पे इंफॉर्मेशन कोई भी अपनी जैसे रील बनाते हैं, तो कई बार काफी केसेस आए हैं कि रील के चक्कर में लोगों के घर में चोरियां होने लग गई। तो ऐसी रील या फिर ऐसे वीडियोस ना डालें जिससे आपकी पर्सनल घर की इंफॉर्मेशन या प्राइवेट इंफॉर्मेशन लोगों तक राइट। चली तो जाए। मुझे ऐसा लग रहा है कि गौरव साहब, जो राजशेखर जी कह रहे हैं कि क्या अब हमको अपनी जो सोशल मीडिया प्रोफाइल है, क्योंकि हमारी तो अब आधी जिंदगी वहां बीतने लग गई है, उस पर थोड़ा सतर्क होना पड़ेगा, वहां थोड़े रिस्ट्रिक्शन लगाने पड़ेंगे। और उसके बाद आप जानिए भी, क्योंकि बहुत सारे लोग तो क्या है ना, जानते ही नहीं कि सिक्योरिटी के क्या क्या फीचर हैं, सबको सब कुछ दिखता रहता है। यस एग्जैक्टली, वो सब तो करना ही होता है। सो द थिंग हियर इज कि आप जो इंफॉर्मेशन जो शेयर करते हो सोशल मीडिया पे, स्पेशली जब आपकी अगर पब्लिक प्रोफाइल है, तो वो एज एन अटैक
आपके अगेंस्ट बहुत आराम से यूज हुआ जा सकता है। तो लाइक आई थिंक राजशेखर ने यही बोला था कि आप कौन सी गाड़ी खरीद रहे हो, कहाँ कहाँ आप ट्रिप ले रहे हो, ये सब इंफॉर्मेशन अगर आप पब्लिक करोगे तो वो तो लोग आजकल आगे होके डालते हैं, बाइंग दिस न्यू हाँ कार, पूरी फैमिली का फोटो, वो सब सब कुछ। वो सब तो है, बट आप पूरे पब्लिक इंफॉर्मेशन को डाल रहे हो रादर देन लेट्स से कि आप अपने सिर्फ फ्रेंड्स, सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल, बिल्कुल। नॉट इवन सिलेक्टेड, आपका एक सेटिंग रहती है फेसबुक में हो गया, इंस्टाग्राम में हो गया, कि आप इवन आपके नॉन फ्रेंड्स भी आपके पूरा प्रोफाइल इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। तो आप अगर शेयर कर रहे हो तो आप सिर्फ फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, तो आप फ्रेंड्स को दिखाने के लिए। बट अगर आप पूरी पब्लिक को शेयर कर रहे हो तो देन इट कैन बी यूज्ड अगेंस्ट यू। तो वो एक फर्स्ट पॉइंट ऑफ अटैक हो जाता है आपके लिए, आपके अगेंस्ट। जी, तो तो क्विकली सत्या साहब, आपने बात तो पहले भी कर दी कि ऐसा फोन तुरंत काटा जाए। मेरे ख्याल से इसका एक बिल्कुल शॉर्ट तरीका यही है, अगर मान लीजिए कोई बात सच भी होगी, आपको लग रहा है कि भाई कोई जांच ही हो सकती है, तो भी वो दोबारा हो जाएगी। ऐसा थोड़ी है कि फोन काट दिया तो सीधे आपको जेल में डाल देंगे। मतलब मैं साइकोलॉजिकल प्ले की बात कर रहा हूं कि इसका एक ही निराकरण हो सकता है कि हम लोगों को यही मैसेज दें कि ऐसा कोई भी कॉल आए, सोचने समझने की जरूरत नहीं, आप उसको काटिए। क्योंकि पीएम साहब भी बता रहे हैं और ये बात सच है कि ऐसी ना तो कोई हमारे कानून में प्रावधान है, ना कोई तरीका है कि जांच एजेंसियां आपसे कॉल पे, वीडियो कॉल पे आपको डिजिटल अरेस्ट करेंगी और पूछताछ करेंगी। कट कीजिए ऐसे फोन को। जरूर जरूर। इसमें वापस एक बार मैं अंडरलाइन करना चाहता हूं कि सबसे पहले आप कोई भी सोशल मीडिया हो, टेलीफोन हो, आप कोई भी आपका जो पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर रहे हैं, वो एक चीज है। दूसरी चीज है, आपको अनसॉलिसिटेड, आपके कोई अगर जान पहचान में नहीं है फिर भी आपको कांटेक्ट करना चाह रहा है, मे बी व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के मैसेंजर के थ्रू या इंस्टाग्राम के थ्रू, ये अनसॉलिसिटेड अननोन पीपल जो है, इनको अवॉइड करना, ये जो चीज है ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। इनके साथ कोई चैट ना करे, इनके साथ कोई फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन शेयर ना करे, इनके साथ कोई ओटीपी शेयर ना करे, और इनके साथ ना ही कोई पर्सनल डिस्कशन में एंगेज करे। ये सारी चीजें जो होती है, ये लक्ष्मण रेखा होती है, ये लक्ष्मण रेखा है। आप जिसके जी। साथ बात कर रहे हैं उससे आप जानते भी हो, नहीं भी जानते हो, ये लक्ष्मण रेखा इसलिए कही जाती है क्योंकि ये लोग इम्पर्सनेशन करते हैं। ये बता रहे हैं कि कोई जांच एजेंसी के ये कोई एजेंट है, कोई अफसर है। तो ये और आपके लोग बारे में जरूरी जानकारियां जी, क्योंकि मेरा समय बिल्कुल समाप्त हो गया एग्जैक्टली सर, कि वो तो आपके बारे में जरूरी जानकारियां भी निकाल लेते हैं और आपको भरोसा दिलाते हैं कि हमें सब पता है। राइट। तो इसमें आखिरी लाइन में और जोड़ देता हूं कि जो पीएम साहब ने भी कहा है कि सब कुछ अगर है, उसके अलावा रिपोर्ट करना सीखिए। बहुत सारे लोग रिपोर्टिंग नहीं करते हैं। जितनी ज्यादा रिपोर्टिंग होगी उतनी ज्यादा सतर्कता बढ़ेगी, उतनी एजेंसियां अलर्ट पे जाएंगी, उतनी ज्यादा शायद नाकेबंदी हो पाएगी। नहीं तो ये घटनाएं रुकना मुश्किल। आई होप आज, क्योंकि अब ऐसी चीज के लिए समय थोड़ा कम पड़ता है, लेकिन आई होप कि वो जरूरी बातें तो हमने कर ली कि क्या कुछ हो रहा है। थोड़ी सी सतर्कता, थोड़ी सी अलर्टनेस जो पीएम भी कह रहे हैं, और थोड़ी जागरूकता दिखाएंगे तो आप खुद तो बचेंगे, अपने आसपास भी लोगों को ऐसे फ्रॉड से बचा पाएंगे। बहुत शुक्रिया आप तीनों ही मेहमानों का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और अपनी महत्वपूर्ण बातें रखने के लिए। नमस्कार।